हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग इस लेक्चर में देखने जा रहे हैं वित्तीय संगठनों के बारे में और उनको नियमित करने के लिए हमारे पास क्या ढांचा है, क्या फ्रेमवर्क है उसके बारे में, यानी कि फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन और उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। ठीक, ये जो लेक्चर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है यदि हम बात करें प्रतियोगिता परीक्षाओं के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्योंकि अक्सर जो है क्वेश्चन आपके वो यहाँ से पूछे जाए। इस लेक्चर में हम देखेंगे भारत में जो एनबीएफसीज हैं, बैंकों और एनबीएफसी के बीच का अंतर क्या है, आरबीआई के साथ पंजीकरण के लिए क्या क्या आवश्यकताएं चाहिए इन्हें, प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसीज कौन सी हैं, आरबीआई सभी वित्तीय कंपनी को नियंत्रित करता है या नहीं करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो एनबीएफसीज हैं जिनको आरबीआई नहीं करता है उन्हें कौन नियंत्रित करता है, आरबीआई के साथ पंजीकृत विभिन्न प्रकार श्रेणियों की एनबीएफसीज कौन सी है, परिसंपत्ति वित्त कंपनी कौन सी है, निवेश कंपनी कौन सी है, ऋण कंपनी कौन सी है, अवसंरचना वित्त कंपनी कौन सी है। इसके पश्चात प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियां कौन सी हैं, अवसंरचना ऋण कोष में गैर बैंकिंग वित्त कंपनी कैसे काम करती हैं, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी माइक्रो फाइनेंस संस्थान के तौर पर कैसे काम करती हैं, गैर बैंकिंग वित्त कंपनी फैक्टर्स के लिए कैसे जिम्मेदार है, बंधक गारंटी कंपनियां क्या होती हैं जिन्हें हम मॉर्टगेज गारंटी कंपनीज के नाम से भी जानते हैं, एनबीएफसी गैर संचालन वित्तीय होल्डिंग कंपनी क्या होती है, एनबीएफसी के संबंध में स्वामित्व निधि और शुद्ध स्वामित्व निधि क्या होती है, एनबीएफसी द्वारा अपने उधारकर्ताओं से वसूले जाने वाले ब्याज दर पर कोई सीमा है या नहीं, अविशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी और अन्य एनबीएफसी से कैसे भिन्न होती हैं, एनबीएफसी द्वारा जमा स्वीकार करने से संबंधित महत्वपूर्ण विनियम क्या है, धन संचलन पूंजी बहुस्तरीय विपणन योजनाएं क्या है, फिर बैंकिंग और एनबीएफसी लोकपाल क्या होता है, एनबीएफसी की लोकपाल की योजना 2006 क्या थी, एनबीएफसी लोकपाल कैसे काम करते हैं, शिकायत कैसे दर्ज करी जाती है, और अंत में इन सभी का सारांश। तो आप सभी देख सकते हैं कि इस लेक्चर में हम जो बात करेंगे, हम कई सारी महत्वपूर्ण चीजों पे बात करेंगे। तो इसीलिए ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूल्यवान है। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी हमारे पास एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो हमें यहाँ डिस्कस करने की बहुत जरूरत है। So disclaimer is like that. The images used in a slide deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and owners of these images. If you are the owner of any of the images used in this deck and have any concerns or issues, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग किए गए किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा दें। ठीक है, अब आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां क्या होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं आपका नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और शॉर्ट में एनबीएफसी। एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एक कंपनी है जो कि कंपनी अधिनियम 1956 इन 1956 के तहत पंजीकृत है और नीचे दिए गए कार्य में से किसी भी एक कार्य में संलग्नित है या फिर इंगेज्ड है। जैसे पहला, ऋण और अग्रिम का व्यवसाय यानी लोन्स एंड एडवांसेस को लेना देना। इसके पश्चात सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिवेंचर, इन प्रतिभूतियों का अधिग्रहण या फिर अन्य बाजार योग्य प्रतिभूतियां। इसके पश्चात पट्टे पर देना, किराया खरीद, बीमा व्यवसाय और चिट व्यवसाय। अगर इनमें से किसी भी कार्य में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी शामिल है तो वो कहलाई जाती है एनबीएफसी। लेकिन इसमें कोई भी संस्था शामिल नहीं है जिसका मुख्य व्यवसाय कृषि गतिविधि, औद्योगिक गतिविधि,
किसी भी वस्तु जैसे प्रतिभूतियों को छोड़ने के बाद की खरीद या बिक्री या कोई सेवा प्रदान करना और अचल संपत्ति की बिक्री खरीद निर्माण। ठीक है। नोट, एक इंपॉर्टेंट नोट है हमारे सामने। एक गैर बैंकिंग संस्था जो एक कंपनी है और किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत एक मुश्त या किस्तों में जमा प्राप्त करने का मुख्य व्यवसाय है, वह भी एक गैर वित्तीय कंपनी, अविष्ट गैर बैंकिंग कंपनी, यानी वो भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, जिसे हम रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लग गया होगा कि एनबीएफसी क्या होते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक में और एक एनबीएफसी में क्या अंतर है। एनबीएफसी उधार देते हैं और निवेश करते हैं, और इसीलिए उनकी गतिविधियां बैंकों के समान होती हैं। लेकिन यहाँ कुछ अंतर है। पहला, एनबीएफसी मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते, यानी बैंकों की तरह वो डिमांड डिपॉजिट जो है वो नहीं रख सकते। दूसरा, एनबीएफसी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है और स्वयं पर चेक जारी नहीं कर सकते। जैसे बैंक हैं आपके, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स रखते हैं और इसके साथ साथ चेक भी उन पे आप ड्रॉ कर सकते हैं। वो जो आपकी फैसिलिटी है या वो जो आपकी सुविधा है वो एनबीएफसी में इंक्लूडेड नहीं है, भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं है, और एनबीएफसी स्वयं पर चेक जारी नहीं कर सकते। ठीक है। इसके पश्चात जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम की बीमा सुविधा या जमा बीमा सुविधा एनबीएफसी के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसे कि वो बैंकों के मामले में होती है। यानी मान लीजिए अगर आपने बैंक में कोई पैसा जमा करवाया है और वो बैंक जो है वो डूब गया, तब भी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है वो आपको 5 लाख तक का आपका पैसा वापस कर देगा, यानी उसका एक सुरक्षित बीमा है। लेकिन यदि आपका पैसा एनबीएफसी में था और एनबीएफसी डिफॉल्ट कर जाता है, एनबीएफसी कार्य नहीं कर पाता है, तो ऐसे में आप किसी भी बीमा सुविधा का लाभ लेने के लिए काबिल नहीं है, आप नहीं ले सकते। यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन आपको किसी भी प्रकार का कोई इंश्योरेंस कवर नहीं देगा, कोई भी पैसा कवर नहीं देगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यानी अगर किसी को भी एज एनबीएफसी या एनबीएफसी के तौर पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होना है, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। एक कंपनी जो कि कंपनी अधिनियम 1956 के तहत शामिल है और आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 आईई के तहत परिभाषित एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान का व्यवसाय शुरू करने की इच्छुक है, उसे निम्नलिखित का पालन करना चाहिए। पहला, यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत एक पंजीकृत होनी चाहिए। दूसरा, कम से कम 200 लाख रुपए, जिसे हम 2 करोड़ के नाम से भी जानते हैं, यह इसकी शुद्ध स्वामित्व निधि होनी चाहिए। जब ये दोनों चीजें जो हैं, ये आप कह सकते हैं किसी के पास होती हैं, तो ही वो रजिस्टर हो सकता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में किसी भी एनबीएफसी के तौर पे। ठीक है। अब देखिए सिस्टमैटिकली इंपोर्टेंट एनबीएफसी कौन सी होती हैं। जिन एनबीएफसी की संपत्ति का आकार पिछले ऑडिटेड बैलेंस शीट के अनुसार लगभग या तो 500 करोड़ रहा हो या 500 करोड़ से अधिक रहा हो, या तो 500 करोड़ या 500 करोड़ से अधिक है, उन्हें ही प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी माना जाता है। ठीक है। इस वर्गीकरण का तर्क ये है कि ऐसी एनबीएफसी की गतिविधियों का समग्र अर्थव्यवस्था की वित्तीय स्थिरता पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। यानी अगर ऐसी कोई भी एक एनबीएफसी है जिसका जो आप कह सकते हैं संपत्ति है बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग वो 500 करोड़ या उससे अधिक है,
तो यदि कोई भी ऐसी एनबीएफसी भविष्य में फेल हो जाती है या कार्य नहीं कर पाती, तो उसके डूबने का जो असर है वो अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। इसी वजह से उन्हें कहा जाता है क्या, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट एनबीएफसी या फिर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण एनबीएफसी। अब देखिए, क्या आरबीआई सभी फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट करता है, उन्हें संभालता है? अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो उत्तर है नहीं। आरबीआई सभी फाइनेंशियल कंपनीज को रेगुलेट नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहां देखेंगे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, मर्चेंट बैंकिंग कंपनियां, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकरिंग, सब ब्रोकरिंग के व्यवसाय में लगी कंपनियां, वेंचर कैपिटल फंड कंपनियां, निधि कंपनियां, बीमा कंपनियां और चिट फंड कंपनियां, ये सभी एनबीएफसी हैं, लेकिन उन्हें आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 आईए के तहत पंजीकरण की आवश्यकता से कुछ शर्तों के अधीन छूट दी गई। यानी ये सभी एनबीएफसी हैं, लेकिन इनको आरबीआई एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराने की कोई भी जरूरत नहीं है, इन्हें कुछ शर्तों के अनुसार छूट मिली हुई है, ठीक है। अब अगर बात की जाए कि अगर इनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट नहीं करता है, विनियमित नहीं करता है, इन्हें छूट मिली हुई है, तो फिर इन एनबीएफसी को रेगुलेट करता कौन है? अगर हम इसके अनुसार जाएं तो सबसे पहला हम देख सकते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। यानी जितनी भी आपकी फाइनेंस कंपनीज हैं जो कि आपकी लगी हुई हैं घरों को फाइनेंस करने में, हाउसिंग फाइनेंस में, उन सभी को नेशनल हाउसिंग बैंक जो है वो विनियमित करता है, ठीक। दूसरा, मर्चेंट बैंकर या वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, ये सभी भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड द्वारा विनियमित किए जाते हैं। यानी कोई भी कंपनी जो आपकी मर्चेंट बैंकर, वेंचर कैपिटल फंड कंपनी, स्टॉक एक्सचेंजेस, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर्स, इन सब में निम्नलिखित है, तो उनको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो रेगुलेट करता है, ठीक है। बीमा कंपनियों को बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है। यानी कोई भी अगर इंश्योरेंस कंपनी है जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, उसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो नियमित करती है। चिट फंड कंपनियों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विनियमित किया जाता है। निधि कंपनियों को भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विनियमित किया जाता है, ठीक है। तो इन सभी कंपनीज को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विनियमित नहीं करता है, बल्कि ये लोग करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा नोट और दिया रखा है हमें कि जो मॉर्टगेज गारंटी कंपनियां होती हैं, उन्हें आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 आईएफ के तहत गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में अधिसूचित किया गया है। 100 करोड़ रुपए से कम की संपत्ति आकार वाली कोर निवेश कंपनियों और 100 करोड़ रुपए और उससे अधिक की संपत्ति आकार वाली कंपनियों को आरबीआई के साथ पंजीकरण की छूट दी जाती है, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स कैटेगरीज जो होती हैं एनबीएफसी की, जो कि रजिस्टर्ड होती हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। एनबीएफसी को वर्गित किया जाता है, सबसे पहला, देनदारियों के प्रकार के संदर्भ में जमा और गैर जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी के तौर पे, ठीक। दूसरा, गैर जमा लेने वाले एनबीएफसी को उनके आकार के अनुसार प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण और अन्य गैर जमा रखने वाली कंपनियों को एनबीएफसी, एनडीएसआई और एनएफसी, एनडी के तौर पर रखा जाता है। इसके पश्चात उनके द्वारा की जाने वाली गतिविधि के प्रकार के अनुसार उन्हें रखा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं असेट फाइनेंस कंपनीज को, जिन्हें हम शॉर्ट में एएफसी के नाम से भी पुकारते हैं। एक असेट फाइनेंस कंपनी एक कंपनी है जो कि असल में एक वित्तीय संस्थान भी है, जो अपने मुख्य व्यवसाय के रूप में
भौतिक संपत्तियों का वित्त पोषण करती है जो उत्पादक आर्थिक गतिविधि का समर्थन करते हैं, जैसे कि हो गए आपके ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, खाद मशीनें, जनरेटर समुच्चय, पृथ्वी को हिलाने और सामग्री को संभालने वाले उपकरण, अपनी शक्ति से चलने वाली और सामान्य प्रायोजन औद्योगिक मशीनें, ये सभी। इस उद्देश्य के लिए मुख्य व्यवसाय को आर्थिक गतिविधि का समर्थन करने वाली वास्तविक भौतिक संपत्तियों के वित्त पोषण और उससे उत्पन्न आय के कुल योग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि क्रमशः इसकी कुल संपत्तियों और कुल आय का कम से कम 60% होता है। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी आईसी कौन होती है। देखिए, आईसी का मतलब है कोई भी कंपनी जो एक वित्तीय संस्थान है और जिसका मुख्य व्यवसाय प्रतिभूतियों का अधिग्रहण है, यानी सिक्योरिटीज को खरीदना है, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। लोन कंपनी और एलसी। एलसी का मतलब कोई भी कंपनी है जो कि एक वित्तीय संस्थान है जो अपने प्रमुख व्यवसाय के रूप में वित्त प्रदान करने का कार्य करती है, चाहे वह ऋण देने या अग्रिम देने या अन्यथा किसी भी गतिविधि के लिए हो, लेकिन इसमें एसमुचय फाइनेंस कंपनियां शामिल हैं, यानी आपकी असेट फाइनेंस कंपनियां ये शामिल होती हैं। फिर हम देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी आईएफसी को। देखिए, आईएफसी भी एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी है जो अपने कुल संपत्ति का कम से कम 75% बुनियादी ढांचा ऋण में लगाती है, जिसकी न्यूनतम नेट ऑन फंड्स 300 करोड़ रुपए है, जिनकी न्यूनतम क्रेडिट रेटिंग ए या उसके समक्ष है और वो 15% का CRAR मेंटेन करती है। ठीक है, उन कंपनियों को हम कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज। अब देखिए, आगे बढ़ते हुए हमें मिलता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी CIC&DSI। CIC&DSI ये एक एनबीएफसी है जो कि शेयरों और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण का व्यवसाय कर रही है, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हुई। यह अपनी कुल संपत्ति का कम से कम 90% का निवेश के रूप में इक्विटी शेयर, वरीयता शेयर, ऋण या समूह कंपनियों में ऋण के रूप में लगाती है। इसकी समूह कंपनियों में इक्विटी शेयर में निवेश इसकी कुल संपत्ति का कम से कम 60% है। यह समूह कंपनियों में शेयरों, ऋण या ऋण में अपने निवेश का व्यापार नहीं करती है, इसके सिवाय ब्लॉक बिक्री के माध्यम से पतला करने या विनिवेश के उद्देश्य से काम करती है। यह बैंक जमा, मुद्रा बाजार, उपकरण, सरकारी प्रतिभूतियों, समूह कंपनियों के ऋण जारी करने या फिर समूह कंपनियों की ओर से जारी गारंटी में निवेश के अलावा कोई अन्य वित्तीय गतिविधि नहीं करती है। इस संपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपए या उससे अधिक है और यह सार्वजनिक धन स्वीकार करती है। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं सिस्टमेटिकली कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अब देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी IDF NBFC। IDBF NBFC एक कंपनी है जो कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में दीर्घकालिक या कहें कि लॉन्ग टर्म दीर्घकालिक ऋण के प्रभाव को सुविधाजनक बनाने के लिए एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है। IDF NBFC न्यूनतम 5 वर्ष की परिपक्वता वाले रुपए या डॉलर में नामित बॉन्ड जारी करके संसाधन जुटाता है। केवल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनीज को प्रायोजित कर सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के तौर पे कार्य करती है। एनबीएफसी एमपीआई एक गैर डिपॉजिट लेने वाली एनबीएफसी है जिसके पास अपनी संपत्तियों का कम से कम
85% योग्य संपत्ति के रूप में होता है, जो कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करता है। पहला, एनबीएफसी एमएफआई द्वारा ग्रामीण परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं, या शहरी और अर्ध शहरी की परिवार आय 1,60,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए होने पर उधारकर्ता को ऋण दिया जा सकता है। दूसरा, पहले चक्र में ऋण राशि 50,000 रुपए से अधिक नहीं और बाद के चक्रों में 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर उधारकर्ता की कुल ऋण ग्रस्तता 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके पश्चात 15,000 रुपए से अधिक के ऋण राशि के लिए ऋण की अवधि 24 महीने से कम नहीं होनी चाहिए और बिना दंड के पूर्व भुगतान की अनुमति होनी चाहिए। ऋण बिना संपार्श्विक के लिए दिया जाना चाहिए, यानी कोई भी कोलेटरल नहीं लेना चाहिए। आय सृजन के लिए दिए गए ऋण की कुल राशि एमएफआई द्वारा दिए गए कुल ऋणों का 50% से कम नहीं होनी चाहिए। ऋण उधारकर्ता की पसंद के अनुसार साप्ताहिक, पखवाड़े या मासिक किश्तों में चुकाया जाना चाहिए। अब देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज फैक्टर्स। एनबीएफसी फैक्टर, यह एक गैर डिपॉजिट लेने वाली एनबीएफसी है जो कि फैक्टरिंग के प्रमुख व्यवसाय में लगी हुई है। फैक्टरिंग व्यवसाय में वित्तीय संपत्तियों का उसके कुल संपत्तियों का कम से कम 50% होना चाहिए और फैक्टरिंग व्यवसाय से प्राप्त उसकी आय उसके सकल आय का 50% से कम नहीं होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं मॉर्टगेज गारंटी कंपनीज कौन सी होती हैं। एमजीसी। एमजीसी वो वित्तीय संस्थान है जिनके लिए कम से कम 90% का व्यापार कारोबार बंधक गारंटी व्यवसाय है, या कम से कम 90% सकल आय बंधक गारंटी व्यवसाय है और शुद्ध स्वामित्व निधि 100 करोड़ रुपए है। फिर आता है हमारा नॉन ऑपरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी। यह वह वित्तीय संस्था है जिसके माध्यम से प्रमोटर समूह को एक नया बैंक स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी। फिर यह एक पूर्ण स्वामित्व वाली गैर ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी है जो बैंकों के साथ साथ आरबीआई या अन्य वित्तीय क्षेत्र नियामकों द्वारा विनियमित सभी अन्य वित्तीय सेवाओं की कंपनियों को भी धारणा करेगी। अब हम समझते हैं ओन फंड और नेट ओन फंड के बारे में जब हम बात करते हैं एनबीएफसी से। स्वामित्व निधि का अर्थ है कि चुकता इक्विटी पूंजी, पसंदीदा शेयर जो कि अनिवार्य रूप से इक्विटी में परिवर्तनीय है, मुख्य भंडार, शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि और पूंजी भंडार का योग है जो कि संपत्तियों की बिक्री से उत्पन्न अधिशेष का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें संपत्ति के पूर्ण मूल्यांकन द्वारा बनाए गए भंडार को छोड़ा जाता है। फिर शुद्ध स्वामित्व निधि, यह वह राशि है जो कि उपरोक्त के अनुसार प्राप्त की जाती है जिसमें ऐसी कंपनी के निवेश की राशि को उसकी सहायक कंपनियों, उसी समूह की कंपनियों और अन्य सभी एनबीएफसी में और डिवेंचर, बॉन्ड, बकाया ऋण और अग्रिमों के पुस्तक मूल्य को घटाकर प्राप्त की जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे कोई भी सीलिंग है या फिर कोई भी हाई लिमिट है इंटरेस्ट रेट्स पे जो कि एनबीएफसी अपने ग्राहकों से चार्ज करते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय संस्थानों, जिनमें से माइक्रो फाइनेंस संस्थान को हम छोड़ देते हैं, उनको उधारकर्ताओं से वसूले जाने वाले ब्याज दर को विनियमित करने की छूट दे रखी है, यानी आरबीआई उन्हें विनियमित नहीं करेगा, वो अपने अनुसार इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। फिर हम देखते हैं रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी और किस तरीके से एनबीएफसी से विपरीत होती है। अवशिष्ट गैर बैंकिंग कंपनी एक प्रकार की एनबीएफसी है जो एक कंपनी है और जिसका मुख्य व्यवसाय किसी भी योजना या व्यवस्था के तहत या किसी अन्य तरीके से जमा प्राप्त करना है। इन कंपनियों को
तरलता संपत्तियों के अलावा आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार निवेश बनाए रखना आवश्यक है। आरएनबीसी द्वारा जमा राशि बढ़ाने पर कोई सीमा नहीं है। प्रत्येक आरएनबीसी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास जमा की गई राशि को अनुमोदित निवेशकों में पूरी तरह से निवेश किया जाए। जमाकर्ता के हित को सुरक्षित करने के लिए ऐसी कंपनियों को अपनी जमादेयता का 100% अत्यधिक तरल और सुरक्षित उपकरणों में निवेश करना आवश्यक है, अर्थात केंद्रीय राज्य सरकार की प्रतिभूतियां, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ सावधि जमा और एससीबी एफआई के जमा प्रमाण पत्र, म्यूचुअल फंड की इकाइयां आदि शामिल है। आरएनबीसी को जमा पर न्यूनतम ब्याज 5% वार्षिक रूप से संयोजित एक मुश्त जमा की राशि या मासिक या लंबे अंतराल पर जमा की गई राशि पर देना चाहिए। यह दैनिक जमा योजना के तहत जमा की गई राशि का 3.5% है, जो कि वार्षिक रूप से संयोजित होता है और इसको देना होता है। एक आरएनबीसी न्यूनतम 12 महीने और अधिकतम 84 महीने की अवधि के लिए जमा स्वीकार कर सकता है। वह मांग पर चुकाने योग्य जमा स्वीकार नहीं कर सकते। यानी कोई भी व्यक्ति अगर एनबीएफसी के साथ में या आरएनबीसी के साथ में अपना पैसा जमा करता है तो जब चाहे तब उस पैसे को नहीं निकाल सकता। एक सर्टेन लिमिट के बाद ही उस पैसे को निकाला जा सकता है। अब देखिए कौन कौन सी रेगुलेशंस हैं जो महत्वपूर्ण है, जो कि एनबीएफसी के डिपॉजिट को दिखाती है। पहला, एनबीएफसी को न्यूनतम 12 महीने और अधिकतम 30 महीने की अवधि के लिए सार्वजनिक जमा स्वीकार नवीनीकरण करने की अनुमति है। वह मांग पे देय जमा स्वीकार नहीं कर सकते। एनबीएफसी आरबीआई द्वारा समय समय पर निर्धारित अधिकतम दर से अधिक ब्याज दर की पेशकश नहीं कर सकते। वर्तमान अधिकतम दर प्रति वर्ष 12.5% है। ब्याज का भुगतान किया जा सकता है और मासिक अंतराल से कम अंतराल पर संयोजित किया जा सकता है। एनबीएफसी जमाकर्ताओं को उपहार, प्रोत्साहन या कोई अन्य अतिरिक्त लाभ नहीं दे सकते। एनबीएफसी के पास न्यूनतम निवेश क्रेडिट फ्रेम होनी चाहिए। एनबीएफसी के साथ जमा बीमित नहीं है। एनबीएफसी द्वारा जमा की पुनर्भुगतान की गारंटी आरबीआई द्वारा नहीं की जाती। अब यहाँ नोट है, सीबीसीआईएस सामूहिक निवेश योजनाओं का नियामक है। चिट फंड एंड चिट फंड अधिनियम 1982 द्वारा शासित होते हैं और राज्य सरकार द्वारा एवं प्रशासित एंड केंद्र अधिनियम द्वारा ये विनियमित होते हैं। अब देखिए मनी सर्कुलेशन क्या होता है, पॉन्जी क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम्स क्या होती है। धन का संचालन बहुस्तरीय विपणन या चेन मार्केटिंग या पूंजी योजनाएं सदस्यता के बाद आसान या तत्व धन का वादा करने वाली योजना है। बहुस्तरीय विपणन या पिरामिड संरचना योजना के तहत आय उत्पादों की बिक्री से उतनी नहीं होती जितनी अधिक उससे अधिक सदस्यों को नामांकित करने से होती है, जिनसे भारी सदस्यता शुल्क लिया जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा बैंकिंग एंड एनबीएफसी ओम्बड्समैन। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006। देखिए बैंकिंग लोकपाल योजना ग्राहकों के लिए बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और सस्ता मंच है। इसे 1949 के बैंकिंग विनियम अधिनियम की धारा 35A के तहत 1995 से प्रभावी रूप से आरबीआई द्वारा पेश किया गया था। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 1 जुलाई 2017 तक संशोधित लागू है। बैंकिंग लोकपाल होते कौन है? बैंकिंग लोकपाल असल में एक वरिष्ठ अधिकारी है जिसे आरबीआई द्वारा नियुक्त किया जाता है ताकि बैंकिंग सेवाओं में कमी के खिलाफ ग्राहक शिकायतों का निवारण किया जा सके। जो बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के क्लॉज 8 के तहत निर्दिष्ट शिकायत के अंतरों के आधारों पर अंतर्गत की जाती है। वर्तमान में 20 बैंकिंग लोकपाल नियुक्त किए गए हैं जिनके कार्यालय मुख्य रूप से राज्य की राजधानियों में स्थित है। बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत कौन से बैंक शामिल हैं? सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंक इस योजना के तहत शामिल हैं। शिकायत कब दर्ज की जाती है? बैंकिंग लोकपाल के पास शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि बैंक को शिकायत प्राप्त होने के 1 महीने के भीतर बैंक से उत्तर ना मिले या बैंक शिकायत को अस्वीकार कर देता है यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो। ध्यान दें कि बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों को दर्ज करने और हल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है बल्कि मुफ्त में करता है। अब मुआवजे की राशि की सीमा क्या होती है? शिकायतकर्ता द्वारा भुगते गए किसी भी नुकसान के लिए बैंक द्वारा शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि बैंक के कार्य या चूक से सीधी उत्पन्न होने वाली राशि का 20 लाख रुपए हो सकती है, जो भी कम हो तक सीमित है। नोट, बैंकिंग लोकपाल मानसिक पीड़ा और पीड़न के लिए शिकायतकर्ता को 1 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा नहीं दे सकते। क्या बैंकिंग लोकपाल के निर्णय को अस्वीकार करने का कोई और उपाय उपलब्ध है?
बैंकिंग लोकपाल के निर्णय के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क कर सकता है। अपीलीय प्राधिकारी आरबीआई का डिप्टी गवर्नर के पास निहित है। एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, बैंकिंग लोकपाल द्वारा शिकायत को अस्वीकार करने के पुरस्कार या निर्णय के खिलाफ पुरस्कार प्राप्ति की तारीख 30 दिनों के भीतर अपील दायर की जा सकती है, उसके पश्चात नहीं। अब देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 क्या है। आरबीआई ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों ग्राहकों के लिए एक लोकपाल योजना शुरू की है। यह योजना एनबीएफसी द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ सेवाओं से संबंधित एनबीएफसी के ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक त्वरित और निःशुल्क शीर्ष स्तर की व्यवस्था है। इसे आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45L के तहत 23 फरवरी 2018 से प्रभावी किया जा रहा है। एनबीएफसी लोकपाल एक वरिष्ठ अधिकारी है जिसे आरबीआई द्वारा एनबीएफसी के खिलाफ ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए नियुक्त किया गया है। यह योजना क्लॉज 8 के तहत निर्दिष्ट शिकायत के आधार पर कवर की गई कुछ सेवाओं के लिए कमी है। वर्तमान में 4 एनबीएफसी लोकपाल नियुक्त किए गए हैं जिनके कार्यालय चेन्नई, कोलकाता, नई दिल्ली और मुंबई में स्थित है। योजना के तहत कौन से एनबीएफसी कवर किए गए हैं? एनबीएफसी जो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45IF में परिभाषित है और आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45IA के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत है। इसमें जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत या जिनके पास ग्राहक इंटरफेस है, जिनकी संपत्ति का आकार पिछले वित्तीय वर्ष के ऑडिट की गई बैलेंस शीट के तारीख के अनुसार या 1 अरब रुपए से अधिक या उसके बराबर है, या किसी भी ऐसे संपत्ति का आकार है जैसा कि आरबीआई द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, योजना के तहत उन्हें कवर किया जाता है। योजना प्रारंभ में जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत एनबीएफसी को कवर करती है और धीरे धीरे अन्य पहचाने गए एनबीएफसी को कवर करने के लिए विस्तारित किया जाएगा। कैसे कंप्लेंट फाइल करनी है? शिकायत के निवारण के लिए शिकायतकर्ताओं को सबसे पहले संबंधित एनबीएफसी से संपर्क करना है। यदि एनबीएफसी शिकायत प्राप्त करने के 1 महीने की अवधि के भीतर उत्तर नहीं देता है या फिर शिकायत को अस्वीकार कर देता है या शिकायतकर्ता एनबीएफसी के द्वारा दिए गए उत्तर से संतुष्ट नहीं है, तो शिकायतकर्ता एनबीएफसी ओम्बड्समैन के पास शिकायत दर्ज कर सकता है, जिसे अधिकार क्षेत्र में एनबीएफसी की शाखा पंजीकृत कार्यालय आता है। ध्यान दें कि एनबीएफसी ओम्बड्समैन ग्राहकों की शिकायत को दर्ज करने और हल करने के लिए कोई शुल्क नहीं लेता है। मुआवजे की राशि की सीमा क्या है? मुआवजे की राशि यदि कोई हो जो एनबीएफसी ओम्बड्समैन द्वारा शिकायतकर्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए प्रदान की जाती है, वह एनबीएफसी कार्य या चूक से सीधे उत्पन्न होने वाली राशि का 1 मिलियन रुपए जो भी कम हो तक सीमित है। ध्यान दें कि एनबीएफसी ओम्बड्समैन मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए तक का ही मुआवजा दे सकता है। क्या एनबीएफसी लोकपाल के निर्णय को स्वीकार करने पर कोई और उपाय उपलब्ध है? जी हाँ, योजना शिकायतकर्ता और एनबीएफसी दोनों के लिए अपीलीय तंत्र प्रदान करती है। अपीलीय प्राधिकारी आरबीआई के उस विभाग के प्रभारी एक उप गवर्नर के पास निहित है जो योजना को लागू कर सकते हैं। नोट: कोई भी व्यक्ति पुरस्कार या शिकायत को स्वीकार करने के एनबीएफसी लोकपाल के निर्णय के खिलाफ पुरस्कार या शिकायत को अस्वीकार करने के संचार की प्राप्ति के तारीख से 30 दिनों भीतर अपील दायर कर सकता है। देखिए हमने यहाँ पे टॉपिक को समाप्त कर लिया है। यदि बात की जाए सारांश या समरी की, हमने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी देखी, उनकी परिभाषाएं देखी, मुख्य विशेषताएं देखी, नियामक आवश्यकताएं देखी, एनबीएफसी की श्रेणियां देखी, दायित्व देयताओं के प्रकार क्या है, आकार क्या है, गतिविधियों के तौर पर कैसे बांटा जाता है। फिर हमने कुछ महत्वपूर्ण नोट्स देखे। फिर हमने बैंकिंग लोकपाल योजना देखी, जैसे सारांश, बैंकिंग लोकपाल कवरेज, शिकायत दर्ज करना, मुआवजा सीमाएं, आगे कार्रवाई, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना, परिचय, कवरेज, शिकायतें दर्ज करना देखा हमने, मुआवजा सीमाएं देखी, आगे की पुनर्विचार प्रक्रियाएं देखी। इसी के साथ हमने इस लेक्चर को समाप्त कर लिया है। मिलते हैं आप सभी से दूसरे लेक्चर में। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।